26 नवंबर 2008 यह वह दिन था जिस दिन भारत का आर्थिक केंद्र और बॉलीवुड का गढ़ कहे जाने वाला मुंबई शहर लाशों का ढेर बन जाता है। केवल 10 आतंकवादी ऐसा कर जाते हैं कि मुंबई शहर में कुछ ही घंटों में 166 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और पूरे भारत की जनता में ऐसा डर का माहौल बन जाता है जिसे याद करने से भी शायद रूह कांप जाए। तो कौन थे ये 10 लोग, क्या मकसद था इनका, मुंबई अटैक की प्लानिंग कब और किसने की, कैसे गुजरे होंगे मुंबई के वो दर्दनाक 3 दिन। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में सब कुछ जानेंगे। 1985 में हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा नाम की एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की स्थापना करते हैं। इस संगठन का एकमात्र मकसद था पूरे भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देना। 2001 में पार्लियामेंट अटैक के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा का ही हाथ था और 2005 में दिल्ली बम ब्लास्ट और 2007 में हैदरा बम धमाके जैसे कई खौफनाक हमलों को अंजाम दिया। इसके बावजूद भी हाफिज सईद एक खुफिया मिशन तैयार करता है जिसके सामने सभी हमले फीके पड़ जाते हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दंग रह जाए। इसके लिए हाफिज सईद ने एक मीटिंग बुलाता है जिसमें रहमान लकवी और लश्कर-ए-तैयबा के अन्य सदस्य मौजूद होते हैं। इस मीटिंग के दौरान ये तय करना था कि भारत के किस शहर पर हमला करना सही है और इस पर चर्चा की जाती है। इस मीटिंग में मुंबई शहर को चुना जाता है क्योंकि भारत का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में मुंबई दूसरे स्थान पर है और मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। अब मुंबई शहर पर हमला करने के लिए मुंबई शहर की तमाम डिटेल्स की जरूरत पड़ती है और यह डिटेल्स जुटाने का काम डेविड हेडली को सौंपा जाता है। लेकिन यह पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के लिए जासूसी का काम करता था। जासूसी के दौरान डेविड हेडली अपने दोस्त तहव्वुर राणा की मदद लेता है। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा कॉलेज फ्रेंड थे। वह दोनों पाकिस्तान की ही कैडेट कॉलेज में साथ में ही ट्रेनिंग ली थी। तहव्वुर राणा की कनाडा में इमिग्रेशन की कंपनी थी जिसकी एक ब्रांच मुंबई में खोली जाती है। डेविड हेडली को उसमें जॉब पर रखा जाता है। इसके अलावा तहव्वुर राणा डेविड हेडली को भारत का वीजा दिलाने में भी पूरी मदद करता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। डेविड हेडली सितंबर 2006 में भारत के मुंबई शहर में आता है। वो मुंबई शहर की हर छोटी बड़ी जानकारी को इकट्ठा करता है, जैसे कि कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, किस स्थान पर सबसे ज्यादा हमला करना सही रहेगा। डेविड लंबे समय तक जासूसी करता है। वह 2007 से 2008 के बीच मुंबई शहर की 5 बार यात्रा करता है और ताज होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, ओबराय होटल आदि जगहों की रेकी करता है। वह इन सभी जगहों की फोटो खींचता है और वीडियो बनाता है। आखिरकार कोने कोने की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद सारी डिटेल लश्कर-ए-तैयबा को दे देता है, जिसके बाद अटैक की प्लानिंग शुरू होती है। 26 नवंबर को हमला करने के लिए वह 22 नवंबर को ही कराची बंदरगाह से एक छोटी बोट लेकर निकल जाते हैं। एक बोट से यात्रा करने के बाद वह दूसरी बोट पर चढ़ते हैं और रात के 9 बजे अल हुसैनी नाम की एक बड़ी शिप में सवार होते हैं। शिप में वो सारा सामान मौजूद था जो इन्हें सबसे पहले दिया गया था। इसके अलावा उन्हें रबर की स्पीड बोट, लाइफ जैकेट, चावल, आटा जैसे सारे सामान दिए जाते हैं जिससे वह इस शिप में ही अपनी पूरी रात बिताते हैं। अगले दिन 23 नवंबर दोपहर 12 बजे उन्हें एक भारतीय बोट अपनी ओर आती दिखाई देती है। उस्मान नाम का एक व्यक्ति बोट पर मौजूद लोगों को मदद की संकेत देता और जैसे ही यह बोट उसके पास आती है तो वह मदद के बहाने उस बोट पर कब्जा कर लेते हैं और उस भारतीय शिप का नाम था कुबेर। इस पर सवार 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति को अल हुसैनी जहाज पर ले जाया जाता है। उसके बाद सभी आतंकवादी सामान के साथ कुबेर बोट में सवार हो जाते हैं। इस कुबेर बोट के ड्राइवर अमरचंद सोलंकी पर दबाव डाला जाता है कि वह नाव को मुंबई की तरफ ले जाएं। 3 दिन की यात्रा करने के बाद 26 नवंबर की शाम 4 बजे मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं। उसके बाद तब ये लोग अमरचंद सोलंकी को बड़ी ही क्रूरता से मार डालते हैं और उसे इंजन रूप में छुपा देते हैं। तभी आतंकवादी अपने साथ लाए हुए कपड़े, जीन्स, शर्ट पहन लेते हैं। बाद में वह स्पीड बोट में हवा भरते हैं और उसे समुद्र में उतारते हैं। मुंबई से 7 किलोमीटर दूर ही ये लोग कुबेर को छोड़कर स्पीड बोट में आ जाते हैं और 1 से 1.5 घंटे के बाद वह रात के 9 बजे मुंबई तट पर पहुंचते हैं। ये स्थान मछुआरों का इलाका होने के कारण किसी को उन पर शक भी नहीं होता। इन सभी आतंकवादियों का लीडर इस्माइल खान सभी को ऑर्डर देता है। सभी लोग 2-2 की टीम में बट जाते हैं। सबसे पहले वह और कसाब टैक्सी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए रवाना होंगे। नाजिर और इमरान बाबर नरीमन हाउस की ओर जाएंगे। उसके बाद शोएब और नाजिर अहमद टैक्सी द्वारा लियोपोल्ड कैफे जाएंगे एंड जावेद और हाफिज अरशद टैक्सी द्वारा ताज होटल जाएंगे और लास्ट में फैजुल्ला और अब्दुल रहमान
मेहमान स्पीड बोट लेकर ओबराय होटल की ओर जाएंगे। अब टीम के हर लोग आपस में दो दो की संख्या में बढ़ चुके थे और वह टारगेट प्लेस पर जाने के लिए निकल चुके थे। कसाब और इस्माइल टैक्सी पकड़ते हैं। इस्माइल टैक्सी की आगे वाली सीट पर बैठता है और कसाब पीछे की सीट पर। इस्माइल ड्राइवर को सीएसटी स्टेशन जाने को कहता है और ड्राइवर से बात करके उसका ध्यान भटकाता है और इसी दौरान कसाब बैग से बम निकालता है और उसमें टाइम सेट करता है करीब 1 घंटा 15 मिनट का और ड्राइवर के सीट के नीचे रख देता है और 9:20 पर वह सीएसटी स्टेशन पहुंच जाते हैं, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का एक बेहद भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है, जहां रोज की तरह बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे थे, किसी का इंतजार करते हुए बैठे हुए। तो कुछ लोग अपनी धुन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी कसाब और इस्माइल स्टेशन पर पहुंचते हैं और वो सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट में सबसे पहले वो अपने बैग से AK-47 राइफल को निकालते हैं और इस्माइल हैंड ग्रेनेड निकालता है और बाहर आते ही पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कसाब अपनी AK-47 से 360 डिग्री में फायरिंग करता है और वहीं इस्माइल हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर लोगों पर फेंकने लगता है। लोगों को कुछ समझ आए उससे पहले गोलियां शरीर के आर पार हो जाती थी। स्टेशन पर खड़े सभी लोग घबराकर चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अनाउंसमेंट करते हैं सभी लोग तुरंत स्टेशन छोड़ दें और अपनी जान बचाएं। इस दौरान पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है, जिनका इस AK-47 के सामने कोई जोर नहीं चलता, इसलिए वो दोनों पुलिस कर्मियों को भी ढेर कर देते हैं। 1 घंटे तक चले इस खूनी खेल में 50 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पूरा स्टेशन खाली होने के बाद वह मुंबई की गलियों में भागने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से एक पुलिस कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह दोनों आतंकवादी छिप जाते हैं। उस कार में 3 हाई रैंक ऑफिसर और 4 कांस्टेबल सवार थे। कार करीब आते ही कसाब और इस्माइल उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 3 उच्च अधिकारी हेमंत करकरे, विजय सालासकर और अशोक कामटे तथा 4 कांस्टेबल में से 3 कांस्टेबल घटना स्थल पर ही शहीद हो जाते हैं। फायरिंग के दौरान कसाब के हाथ में भी गोली लग जाती है। फायरिंग रुकने पर इस्माइल और कसाब कार की ओर भागते हैं और कार में शहीद 3 पुलिस अधिकारियों की डेड बॉडी को कार से नीचे उतारते हैं। वो कार के पीछे का भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता, जिसकी वजह से वह बिना टाइम बर्बाद किए वह उसी कार को लेकर अपने अगले टारगेट की ओर रवाना हो जाते हैं। इन दोनों आतंकवादी को लगता है पीछे सीट पर बैठे सभी कांस्टेबल मर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक कांस्टेबल अरुण जाधव जीवित थे और वह कोई हलचल नहीं करते, सिर्फ चुपचाप इन आतंकवादियों की बात सुनते हैं। और अचानक उस गाड़ी का टायर फट जाता है। तब वह गाड़ी को छोड़कर सामने आ रही एक सफेद स्कोडा कार को रोकते हैं और उसमें बैठे 3 लोगों को बंदूक के नोक पर बाहर निकालते हैं और वह खुद स्कोडा कार पर बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। उन तीनों लोगों का नसीब सही था कि शायद वो आतंकवादी उनको गोली मारना भूल जाते हैं और वह उस पुलिस कार में मौजूद अरुण जाधव कंट्रोल रूम को सारी जानकारी दे देते हैं। इस जानकारी के बाद स्कोडा कार जिस रास्ते पर आ रही है उस रास्ते पर पुलिस बैरिकेड लगा देती है। तभी पूरी स्पीड में वहाँ स्कोडा कार पहुंचती है। बैरिकेड और पुलिस को देखकर दोनों आतंकवादियों का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और वह वहाँ से भागने के लिए यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी 1 सेकंड की भी देरी न करते हुए फायरिंग शुरू कर देते हैं। और जब कोई हलचल नजर नहीं आती तब पुलिस कर्मियों में से एक ASI तुकाराम ओम्बले लकड़ी की लाठी लेकर कार की ओर बढ़ते हैं और इस्माइल खान की तो जान जा चुकी थी, लेकिन कसाब अचानक उठता है और राइफल उनकी ओर तान देता है। फिर भी कसाब अपनी राइफल से तुकाराम के शरीर पर 23 गोलियां उतार देता है, जिससे बहादुर तुकाराम घटनास्थल पर ही शहीद हो जाते हैं। यह देख सभी पुलिसकर्मी कसाब पर लाठीबारी शुरू कर देते हैं। तुकाराम का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है, उनकी वजह से कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है और इस हमले का पूरा सच सामने आ चुका था। और दूसरी तरफ कसाब और इस्माइल द्वारा टैक्सी में रखा टाइमिंग बम का टाइम खत्म हो जाता है। उस रात 10:40 पर विलेपार्ले पर ब्लास्ट होता है। इसमें टैक्सी ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो जाती है।